साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब चलते हैं शाहजेब उस खबर की तरफ जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, कोविड का 5th वेरिएंट। बिल्कुल 5th वेरिएंट जो है वो आ चुका है। साउथ अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ ये ज़्यादा इस वक्त देखा जा रहा है, इससे केसेस सामने आ रहे हैं और ये ओमिक्रॉन जो है इसको बहुत ख़तरनाक वेरिएंट कहा जा रहा है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो सफरी पाबंदियाँ लगा रहे हैं और इस सफरी पाबंदियाँ लगाना माया बहुत ज़रूरी है, बहुत जरूरी है। और जिस तरह अभी आप लिस्ट बताएंगे तो सबको पता चलेगा कौन कौन से ममालिक में सख्तियां शुरू हो गई हैं। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में, आप बताए थे चलिएगा, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में बार बार आ रहा है। कहीं ये सुना जा रहा है कि जिनको डबल वैक्सीनेशन हो चुकी है उनको भी हो रहा है, लेकिन कहीं ये भी रिसर्चेस और सर्वे सामने आए हैं कि जिनको 2 दफा जिनकी वैक्सीनेशन डबल वैक्सीनेशन हो चुकी है उनको भी लाइट जरूर हिट कर रहा है, लेकिन इट इज जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई है उनके लिए बहुत जानलेवा है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इस पर हम माहिरीन से भी बात करेंगे ताकि हम ये जान सकें कि आखिर इसके लिए, इसके बचाव के लिए हमें क्या करना होगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं इस बात का जरूर जिक्र कर दूं कि यूरोपीय यूनियन ने जनूबी अफ्रीकन रीजन के साथ तमाम सफरी राबते मुनक़ता कर दिए हैं। इसके साथ साथ फ्रांस ने अपनी परवाजों को 48 घंटे के लिए मुअत्तल कर दिया है। इसके साथ साथ कनाडा ने भी अफ्रीकी ममालिक के लिए परवाजों पर पाबंदी लगा दी है। बरतानिया ने 6 अफ्रीकी ममालिक को रेड लिस्ट में शामिल करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन दूसरी जानब एक बड़ा अहम पॉइंट है जो हम देख रहे हैं, वो ये है कि जनूबी अफ्रीका हुकूमत का यह कहना है कि वायरस की नई किस्म का सुराग लगाने की हमें सजा दी जा रही है। देखो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है और ये भी एक फीडबैक है। जब तक हम किसी एक्सपर्ट से नहीं बात करेंगे हमारे लिए जो है वो चीजें ओपन नहीं होंगी। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत नौशीन हामिद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम नौशीन साहिबा, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। जी थैंक यू। जी नौशीन साहबा, पहला सवाल, सबसे पहले बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। नौशीन साहबा, पहला सवाल, पूरी दुनिया में इस वक्त 5th कोविड का जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसने हलचल मचा दी है, खौफ और हिरास फैल चुका है, लोग फिर डर चुके हैं कि पाकिस्तान में क्या होगा, लॉकडाउन हो गया तो क्या होगा, कारोबार का क्या होगा, जिंदगी का क्या फ्यूचर अब हमें फोर्थ का मिलता है, जबकि अब बड़ी मुश्किल से लाइफ नॉर्मल होना शुरू हुई थी। जी जी देखें, मैं समझती हूँ कि बिल्कुल हमें इसके लिए केयरफुल तो होना चाहिए, एहतियाती तदाबीर भी करनी चाहिए और हुकूमत इस वक्त पूरी तरह से विजिलेंट है। और हम लोगों ने भी अपनी ट्रैवल पॉलिसीज जो हैं वो अनाउंस कर दी है उन अफ्रीकी ममालिक से जहाँ से ये डिस्कवर हुआ है, जहाँ पे इसकी मौजूदगी है, वहाँ से पाकिस्तान ने भी तमाम सफरी राब्ते जो हैं वो फिलहाल उनको C कैटेगरी की ममालिक में डाल दिया है। तो अब कोई भी फ्लाइट चाहे वो वहाँ से डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट आ रही हो, अगर कंट्री ऑफ ओरिजिन वो होगी जहाँ पर इस वायरस की मौजूदगी है तो उनको एक स्पेशल प्रोटोकॉल के तहत पाकिस्तान में आने की इजाज़त दी जाएगी 5 दिसंबर तक, क्योंकि हमारे कुछ पाकिस्तानी वहाँ पे स्ट्रैंड हुए हैं। तो उनको आने से पहले अपना एक PCR नेगेटिव टेस्ट लेकर बोर्ड करना पड़ेगा और वंस दे रीच पाकिस्तान तो फौरी तौर पे एयरपोर्ट पे लैंड करते साथ उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। अगर वो नेगेटिव हुआ तो फिर भी उनको घर जाके 3 दिन क्वारंटीन करना है और 3rd डे पे दोबारा से अपना टेस्ट रिपीट कराना है। और अगर खुदा न खास्ता वो पॉजिटिव होते हैं तो उनको 10 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा और एट द एंड ऑफ दैट 10 डेज उनकी दोबारा से टेस्ट किया जाएगा। तो ये हम अपनी तरफ से तो तमाम एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि, क्योंकि अब हमने पहले 1-1.5 साल में बहुत कुछ सीखा है। पहली दफ़ा जब ये आया था तो हमारी उस तरह से पॉलिसीज़ और उस तरह से हमारी तैयारी नहीं थी। अब NCOC जो है वो एक बड़ा मैं समझती हूँ एक्सपीरियंस के साथ अब हम पॉलिसीज़ बनाते हैं और वो इफ़ेक्टिव भी हुई हैं, जिसको दुनिया ने भी रिकग्नाइज़ किया है कि पाकिस्तान की पॉलिसीज़ जो हैं वो इफ़ेक्टिव थी। मगर मैं यहाँ इसे ज़रूर कहूँगी कि एहतियात ज़रूर करें, मगर इतनी पैनिक सिचुएशन जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए भी वही सारे प्रोटोकॉल्स हैं कि मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। तो ये चीज़ें जो है ये मैं समझती हूँ कि हम बचाव के लिए काफ़ी हैं। अगर लोग अपना थोड़ा सा ये जो SOPs है उनको जरा अगर देख लें तो हमें बाकी उस तरह से मुल्क को क्लोज डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इंशाल्लाह ताला इस वेरिएंट के अंदर से भी जो है वो निकल आएगा।
बिल्कुल बिल्कुल। और नौशीन साहिबा, हमारे एनसीओसी ने, पाकिस्तान ने बेहतरीन मुकाबला किया जो इससे पहले, इससे कबल जो वेरिएंट्स आए थे, और अब ये कहा जा रहा है कि बड़ा खतरनाक वेरिएंट है। जैसे कि आप भी बता रही कि इसके लिए भी एहतियाती तदाबीर जो इख्तियार करनी है उसमें वही तमाम चीज़ें शामिल हैं। हमें मास्क का इस्तेमाल करना है और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, SOPs फॉलो करने हैं। लेकिन नौशीन साहिबा, इसके साथ साथ ये बताइएगा कि जो वैक्सीन का जिक्र किया जा रहा है, कुछ माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि वैक्सीन इस पर असरअंदाज नहीं होगी और हमें बूस्टर्स लगवाना लाजमी होंगे। इस पर आप थोड़ा सा बताइएगा, थोड़ा डिटेल में। देखिए, इसके बारे में मैं समझती हूँ अभी कोई एक्सपर्ट भी जो है वो अपनी हतमी राय नहीं दे रहा है। ये सारे अंदाजे हैं, ख्याल हैं, क्योंकि ये जो वायरस है इसमें जो म्यूटेशंस हुई हैं, कोई अबाउट 30 के करीब इसने अपने आप में म्यूटेशंस की हैं। मतलब ये वायरस की ये खासियत होती है कि वो अपने आप को चेंज करता है। जब वो इफेक्टिव नहीं रहता तो वो फिर बदल कर आता है ताकि वो बीमारी कॉज कर सके। तो ये जो म्यूटेशंस हुई हैं वो इस दफ़ा इसकी जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं उसके अंदर ये म्यूटेशन हुई है। और अभी भी मतलब कुछ एक्सपर्ट्स का यही आइडिया कि जो चाइना की वैक्सीन ज़्यादातर पाकिस्तान में इस्तेमाल हुई है, क्योंकि वो होल वायरस के लिए थी तो इसलिए वो इफ़ेक्टिव रहेगी। मगर बहरहाल अभी इसके मुतालिक डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। और इस वायरस के चूँकि सिम्टम्स भी आम कोविड वायरस से डिफरेंट है, इसमें उस तरह से गला खराब नहीं हो रहा, खांसी नहीं है, कोई हाई ग्रेड फीवर नहीं है, सिर्फ एक्सट्रीम फटीग और वीकनेस है और साथ हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो ये वायरस ने अपनी हैयत को चेंज किया है। और जी जज़ाकल्लाह, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। एक बहुत कुछ सर्वे में मैंने पढ़ा थे कि उसमें एक मेंशन की हुई थी बात, और प्लीज इस पर रोशनी जरूर डालिएगा कि जिन लोगों ने डबल वैक्सीनेशन की हुई है उनको भी असरअंदाज होगा, और दूसरे सर्वे में था कि जिन्होंने डबल वैक्सीनेशन की है वो भी बिल्कुल नहीं बच सकते, उनके लिए भी जानलेवा है। जरा सा इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी अगर दे सकें तो, कोई एनी पॉसिबिलिटी प्लीज। जी देखिए, अभी तक हमारे पास जितना इंफॉर्मेशन और डाटा मौजूद है, ये पिछले 1-1.5 साल में कोई वैक्सीन भी 100% इफेक्टिव नहीं थी। पिछले वेरिएंट्स के लिए भी जिनको वैक्सीन लगी हुई थी उनको भी कोविड हुआ है, पिछले जो दूसरे डेल्टा वेरिएंट। अच्छा नौशीन साहिबा, अगर आप हमारे साथ ही हैं तो ये भी बताइएगा कोई ऐसा केस है अब तक पाकिस्तान में जो सामने आया हो इस वेरिएंट का, और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि क्या फाइजर बूस्टर्स भी लगाए जाएंगे? जी देखिए, फाइजर बूस्टर जो हैं वो अभी पाकिस्तान में लग रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने ट्रैवल करना है उन कंट्रीज में जहां पर ये चाइनीज वैक्सीन एक्सेप्टेबल नहीं थी। और उसके अलावा ये बूस्टर डोजेस जो हैं वो अब दुनिया में ये नई रिसर्च यही आ रही है कि ये डबल वैक्सीन वाली नहीं थी, इसके अंदर थर्ड डोज जो है वो बूस्टर नहीं बल्कि वैक्सीन का हिस्सा होगी। जिस तरह बाकी आप देखते हैं कि जो वैक्सीन हैं वो 3 डोजेस लगती हैं, बच्चों को भी जो लगती हैं वो 3 डोजेस की वैक्सीन होती है। तो इसका भी यही ख्याल है कि तीसरी डोज की जरूरत पड़ेगी। मगर हुकूमत की कोशिश ये है कि पहले हम उन लोगों तक पहुंचे जिन्होंने 1 डोज भी नहीं लगवाई। तो जैसी हमारी पॉपुलेशन पहले बेसलाइन हमारी बन जाएगी तो इंशाल्लाह बूस्टर्स भी शुरू हो जाएंगी। नौशीन साहबा, कोई मुमकिन केस है सामने आया हो? और एक दूसरा सवाल साथ में कि जो तीसरी डोज है क्या उसका कोई टाइम लिमिटेशन कोई जहन में है अभी, या इट्स टू बहुत जल्दी? मैंने ये सवाल कर लिया वक्त से पहले कि तीसरा पहले और दूसरी डोज के बीच में एक टाइम ड्यूरेशन था, तो तीसरी जो अगर डोज लगानी जरूरी पड़ सकती है तो उसका भी कोई टाइम ड्यूरेशन है? और कोई मुमकिन केस अगर सामने आया हो? जी अभी कोई केस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से अनाउंस नहीं किया गया, इसका मतलब है कि अभी रिपोर्ट नहीं हुआ है। और दूसरी चीज ये कि जो थर्ड डोज है वो 6 महीने के बाद जो है वो शायद उसका टाइम ड्यूरेशन हो जाए, मगर अभी इसके ऊपर वर्किंग हो रही है और इसके लिए जो है वो पॉलिसी बन रही है। वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो है वो हुकूमत की तरफ से अनाउंस हो जाएगी। जी थैंक यू सो मच नौशीन साहबा, आपके वक्त का और रहनुमाई करने का, क्योंकि एक ऐसा इस वक्त चैलेंज है हमें पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान के लिए इसलिए ज्यादा है कि हम जाहिर अपने मुल्क को लेकर और अपने हालात को लेकर थोड़ी जल्दी परेशान हो जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह। तो ये थी हमारे साथ नौशीन साहिबा, हमें तफसीलें आगाह कर रही थी। तो अब आगे बढ़ जाते हैं, और जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज में जिक्र किया था कि ये जो मेरे साथ माया खान बैठी हैं ये हवाओं में उड़ती रही हैं और इन्होंने कुछ ऐसे नज़ारे भी देखे बहुत हाइट पर जाके जो बहुत खूबसूरत थे, और वहाँ पर ये एक दिन की पायलट बनी। एक दिन की पायलट बनने के बाद उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि जहाज़ को कैसे उड़ाते हैं। तो आप लोग ये सेगमेंट देखें और ये देखें कि माया खान ने जहाज़ कैसा उड़ाया।
मौजूद हैं एक ऐसी जगह पर जिसके बारे में मैं सिर्फ सोच सकती थी, और थैंक्स टू माय टीम एंड थैंक्स टू टीम ओवर हियर कि मैं कहूँ, आप कह रहे होंगे यहाँ कहाँ हैं आप जी। इस वक्त मैं जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्काई विंग के डिपार्टमेंट में और एरिया में हूँ कैप्टन आसिम के साथ। इनसे मैं बहुत सारे सवाल करने वाली हूँ। सबसे पहले सलाम करूँगी। अस्सलाम वालेकुम कैप्टन आसिम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू आसिम भाई, हमें यहाँ पर आने के लिए आपने इनविटेशन भी दिया और हमारा आना कबूल भी किया। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये एक सेकंड ज़रा मुझे इजाज़त दीजिएगा, बेतकल्लुफ़ी के साथ सवाल करूँगी आसिम भाई। ये क्या, ये व्हाट इज दिस? इतना ज़बरदस्त ये क्या हो रहा है? ये माया, मैं आपको ज़रा इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूँ प्लीज़ प्लीज़। मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी है, ऑलमोस्ट 45 ईयर्स इन एविएशन, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए प्रेसिडेंट पायलट, प्राइम मिनिस्टर का पायलट रहा। फिर उसके बाद काफ़ी सारे एयरलाइनों में फ्लाई करता रहा। रिटायरमेंट के बाद आई हैड बीन फ्लाइंग 5 years विद यूनाइटेड नेशन ऑन 747 जम्बो। और इसके साथ जो एडिशनल चीज़ है वो मैंने ड्यूरिंग माई दिस प्रोफेशन मैंने LLB LLM किया, और एविएशन में दी ओनली लॉयर इन पाकिस्तान जो कि पायलट भी है, और LLM इन एविएशन एंड मैरीटाइम। दैट इज अमेजिंग आसिम भाई। वो एक्चुअली दैट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसकी वजह से मैं आपको ये मैंने स्काई विंग करा के आए। हमने अपनी एक्सपर्टीज यहाँ इस्तेमाल की। मैं खुद इस उम्र में बच्चों के साथ खुद फ्लाई करता हूँ और खुद के टेस्ट लेता हूँ, और विद इन जस्ट 2 years हमने कोई 28 से 29 बच्चे पायलट बना के जिसमें मुख्तलिफ कंपनियों में जाके इसका जॉब भी कर रहे हैं। और हमारे पास बच्चियाँ और बच्चे, लड़कियाँ यूनिवर्सिटियों से आ रही हैं, आपने खुद देखी होंगी। मैं देख के हैरान हूँ आसिम भाई कि बच्चियाँ और लड़कियाँ और सब मिलकर काम कर रहे हैं। वो मुझे ना लगता है कि ऐसे मेरा मुल्क ग्रो कर रहा है। ग्रो करेगा इंशाल्लाह। मुझे लग रहा है मेरा मुल्क ग्रो कर रहा है। अगर आप जैसे मीडिया के लोग और हमारे जैसे मुख्तलिफ लोग यहाँ काम करेंगे और हमको बिलियंस ऑफ डॉलर के खर्चे नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको ग्रो करना चाहें, तो बिलीव मी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मेरे स्कूल से जो भी बच्चा तैयार होकर जाएगा इंशाल्लाह वो कहीं दुनिया में मार नहीं खाएगा। मुझे बड़ा शौक था फौज में जाने का ना, मैं बड़ा क्रेजी थी कि मैं आर्मी में जाऊंगी, लेकिन मैंने कहा नहीं आर्मी में भी नहीं, तुम फ्लाइंग में जा सकती हो, फाइटिंग में नहीं जा सकती। मुझे फाइटिंग का शौक था। फिर लोगों ने कहा तुम्हारे तो क्लासेस लग गए, अब तुम ना फ्लाइंग में नहीं जा सकती। तो यहाँ मुझे पता चला है, क्या ये मुझे सही पता चला है? सही पता चला, बिल्कुल। देखो जी, ग्लासेस लग जाए तो आप फाइटर पायलट नहीं बन सकती हैं, लेकिन कमर्शियल पायलट तो लोग ग्लासेस लगा के उड़ा रहे हैं। मैं खुद मकसद दूर की ग्लासेस नहीं लगाता, नज़दीक की मेरी भी लगी हुई है। तो ग्लासेस का कोई मैटर नहीं, क्योंकि वो आपके पास तो रिकमेंड हो जाता है, डॉक्टर कहा देता है कि एडिशनल चीज़ की शी विल बी यूजिंग रीडिंग ग्लासेस, यानी कि लेंस लगा सकते हैं आप, अपने लेजिक करवा सकते हैं, आप अपने ग्लासेस पहन सकते हैं सारा। ओह वाओ, दैट यानी कि मतलब हर बंदा और कोई बच्चे मेरे पास जिनकी आईसाइट वीक है वो आइस ग्लासेस लगा के जहाज उड़ा रहे हैं। ये बताइए क्या हर एज ग्रुप फ्लाई कर सकते हैं? मैं आपको एक खबर सुनाना चाहता हूँ, मे बी इट इज़ अ रिकॉर्ड, ब्रेकिंग न्यूज़। मेरे पास एक रिटायर्ड डॉक्टर है, वो रिटायर्ड एज अ डॉक्टर एट द एज ऑफ 60। नहीं, एट द एज ऑफ 63 ही गॉट रजिस्टर्ड एंड माशाल्लाह ही इज़ फ्लाइंग। उसको शौक था जहाज उड़ाने का, वो उसने पूरी उम्र अपनी नौकरी की, डॉक्टर था, मेडिकल स्पेशलिस्ट था। वो अभी रिटायरमेंट के बाद मेरे पास जहाज उड़ा रहा है। प्राइवेट पायलट लाइसेंस उसको मिलने वाला है थोड़े दिन में। अनबिलीवेबल। बस सब मैं पूछना चाहूँगी आसिम भाई, ताकि एक चीज़ मैं समझती हूँ कि लोगों को आना चाहिए, और मैंने एक चीज़ सोची कि ये एक बहुत ही ऐसी चीज़ है ज़िंदगी में एक बार तो एक दिन का ज़रूर ये जो है ना ये एक्सपीरियंस हासिल करना चाहिए। Is everyone welcome from everywhere? इस एंगल से भी मैं आपको ब्रीफ कर दूँ, आप पता नहीं कहाँ से आप ये चीज़ें निकाल रही हैं, वो चीज़ें आप पूछ रहे हैं जो हम कर रहे हैं। वन डे पायलट का कॉन्सेप्ट हमने दिया है। हम बच्चों को इनवाइट करते हैं, वो आते हैं, वो 2 घंटे की प्रॉपर ब्रीफिंग लेते हैं, जिसमें उनको जहाज़ की बेसिक नॉलेज हम देते हैं, फ्लाइंग का बेसिक नॉलेज देते हैं। हमारा इंस्ट्रक्टर उसके साथ जाता है। वन डे पायलट की वो जाके फ्लाइंग करता है। फ्लाइंग करने के बाद अगर वो फील करे कि मैं जहाज़ उड़ा सकता हूँ, उसको शौक लग जाए, हमें पता हो कि लड़के में कैपेबिलिटी है, वो हमारे पर रजिस्टर्ड होकर फ्लाइंग भी कर रहे हैं कई काफ़ी बच्चे। वाओ, अनबिलीवेबल। इसका मतलब है सबको आना चाहिए, सब अटेम्प्ट करें, सब आके ट्राई करें, और ज़िंदगी में एक बार ये एक्सपीरियंस हासिल करना चाहिए। हमारे पास माशाल्लाह यहाँ अच्छे लोग बैठे हैं एविएशन इंडस्ट्री में। क्या बात, हम इंशाल्लाह किसी से कम नहीं है। इंशाल्लाह हम किसी से कम नहीं है। थैंक यू सो मच कासिम भाई, हमने अपना वक्त दिया, और अब मैं नर्वस भी हूँ
और मैं तैयार भी हूँ। बस आप नर्वस ना हो, आप किसी दिन भी आ जाए, वनडे पायलट के लिए आए, फ्लाई करें। बिल्कुल मैं जा रही हूँ एक्चुअली, आप फ्लाई करें, वापस आके फिर रजिस्टर कराएं। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर देख रही थी और अपनी टीम के साथ सारे एयरक्राफ्ट खड़े हुए थे, कुछ में काम चल रहा है, कुछ हमारे लिए एक रेडी हो रहा है, और करते करते कुछ नज़र पड़ी कि अपने जैसे कुछ लगे चेहरे और वो कुछ ख़वातीन के थे। तो मैं देखकर काफ़ी हैरान हुई, मैंने कहा यहाँ पर ख़वातीन भी काम कर रही हैं। तो पता चला कि यहाँ पे फीमेल इंजीनियर्स की तादाद ज़्यादा है। मेरे लिए बहुत शॉकिंग बात थी। मेरे साथ कोमल साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कोमल, कैसी हैं? मैं ठीक हूं, खैरियत से। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। कोमल अपने बारे में बताइएगा पहले कि आप क्या हैं और क्या ये बात सच है कि ख़वातीन की तादाद इंजीनियर्स में ज़्यादा है? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लड़कियों की तादाद अब बढ़ रही है। पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब बहुत बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहती हूँ कि ये एक बहुत पॉजिटिव जो है, बहुत ज़बरदस्त बात है अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी हमारे पास फीमेल टेक्नीशियंस हैं, हमारे पास फीमेल इंजीनियर्स हैं, हमारे फीमेल डिपार्टमेंट में हमारे स्टोर मैनेजर फीमेल हैं, मतलब हमारी कैमो असिस्टेंट इंजीनियर। आपकी सिफारिश चलती है, नौकरी मतलब मिल सकती है? नहीं, सिफारिश वाला काम नहीं है, मेहनत वाला काम है। मेहनत तो कर लूँगी, मेहनत तो शिकायत नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे नहीं है। ज़बरदस्त। तो आई एम सीइंग अभी ये वाला एयरक्राफ्ट जो हमें लेके जाना है। जी बिल्कुल। तो क्या इस वक्त क्या रेडी हो रहा है ये बताइए? इसके बस आपके लिए रेडी कर रहे हैं। ओके, और रेडी क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ चेक कर रहे हैं एग्जैक्टली? जो है डेली इंस्पेक्शन, हाँ डेली इंस्पेक्शन चल रही थी। हाँ, तो ये हाँ, तो उसके लिए हमने जो है वो इसके ग्राउंड पर जो मैग्नेटो वायर होती है वो चेक करनी होती है, उसके लिए कॉलिंग रिमूव करी। ठीक है, उसको हम चेक कर रहे हैं, राइट। और उसके बाद में उसको रेडी करके हम आपको देंगे। वेरी नाइस। मतलब हर फ्लाइट से पहले जहाज की जो होती है वो इंस्पेक्शन। अच्छा, ये रेगुलर चेकिंग है? ये हर फ्लाइट से पहले जो भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा कि आप जो हैं कोई भी आ सकता है यहाँ पर और आकर वन डे आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं पायलट प्रोग्राम का। और मैं कहती हूँ ज़िंदगी में हर इंसान को, मेरी खुशनसीबी है कि मेरी टीम ने मुझे कहा और मैंने कहा अगर आप लोगों को लगता है मैं कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर करूँगी। और ये वन डे जो पायलट प्रोग्राम है, दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल। आप इनके जा सकते हैं, आप इनके ग्रुप्स पे जा सकते हैं। इंशाल्लाह हम डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। बट यू नो इट्स सो मच, आई एम ऑलरेडी सो एक्साइटेड टू बी हियर। मुझे आइडिया इस वक्त नहीं है क्या होने वाला है, मगर वो एक फीलिंग है इन माई बोन्स कि मैं एक्साइटमेंट फील कर रही हूँ। आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। ज़बरदस्त। एक बात जो जहन में बार बार आ रही है, लड़कियाँ क्यों नहीं आती इस साइड पे? लड़कियाँ क्यों नहीं आती इस साइड पे? मुझे बस समझ में नहीं आ रहा लड़कियाँ क्यों नहीं आती हैं। हाँ। अब तो मेरे ख्याल से अब तो अपॉर्चुनिटीज बहुत खुल गई हैं यहाँ पे। पहले विषय में होता था लड़कियाँ नहीं होती थी। true। अब तो हर लेवल पे यहाँ पे लड़कियाँ मौजूद है, हर डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। तो वो जो घर में बैठ के ख्वाब देख रही हो, ख्वाब ना देखे, मैं कहती हूँ आए यहाँ पे, एफर्ट करें, मेहनत करें। कोई चीज़ जो है मतलब ऐसी नहीं जो हासिल नहीं की जा सकती। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। और अब जो कंपनीज आ रही हैं वो इक्वल जेंडर अपॉर्चुनिटीज दे रही हैं, तो हमें अवेल करनी चाहिए ना। वाह, तो वो वाली बात कोमल की कि घर में बैठी है और सोच रही है कि यार करूँ नहीं करूँ, तो मतलब आगे बढ़े, पाकिस्तान का नाम आगे बढ़ाना है। और ख़वातीन हर फील्ड में माशाल्लाह आ रही हैं और वो टाइम चला गया। ख़वातीन का आना कितना अच्छा होगा। अरे ख़वातीन का आना अच्छा हो रहा है। सो इसको हमें और एक्साइटिंग बनाना चाहिए। अपनी लाइफ में अपने चैलेंजेस में निकले, क्योंकि कंफर्ट जोन के काउच पे बैठकर कभी कुछ हासिल नहीं होगा। यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन एंड अचीव व्हाटएवर यू वांट टू। As you know, सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट सेस्ना 172, और जैसे हमारा गाड़ी में डैशबोर्ड वगैरह इस तरह होता है, इससे जहाज में हमारा कॉकपिट होता है। ये हमारा थ्रोटल हो गया, इसमें आपके पास आप उसकी जो है पावर ज़्यादा करते हैं, पावर कम करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, एयर स्पीड इंडिकेटर बेसिकली आपको बताता है कि आपको जो स्पीड मिल रही है, लाइक आप टेक ऑफ करें या क्रूज करें या क्लास लेनी पड़ेगी। ठीक है, मुझे फोकस करना है। साथ साथ आपका आ गया एयर आर्टिफिशियल हॉराइजन आ जाता है। आपके साथ ऑलरेडी आपके एक इंस्ट्रक्टर हैं जो कि क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर हैं। ठीक है, वो हर एक सिचुएशन को जो है ना मतलब देख भी रहे हैं, और वो किसी भी टाइम जो है ना वो देखेंगे कि अगर स्टूडेंट कंफर्टेबल नहीं है तो वो कंट्रोल कर देते हैं। ठीक है, बेसिकली मकसद हमारा ये है कि स्टूडेंट को सिखाना। बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए, और इस वक्त मैं जहाँ हूँ मेरे लिए ऑलरेडी ये सरप्राइज़ शुरू हो गया। हर कदम एक सरप्राइज़ है, हर विजन एक सरप्राइज़ है, हर फ्रेम एक सरप्राइज़ है। और इस वक्त मैं एक अच्छे स्टूडेंट की तरह कैप्टन उस्मान के साथ हूँ, जो मुझे ब्रीफ करेंगे कि आपने वन डे कोर्स जो करना है फ्लाइंग का, उसमें आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच कैप्टन साहब। तो कैप्टन साहब मुझे बताइए कि मुझे किन चीज़ों का ख्याल रखना है। जी, सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि ये हमारा एक कॉकपिट है। जो एयरक्राफ्ट हमने फ्लाई करना है विच इज़ सेस्ना 172। सेस्ना 172, करेक्ट। हम ऑपरेट करेंगे,
तो ये हमारे पास आते हैं सबसे पहले कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जिसपे हम आपको ब्रीफिंग देंगे। दिस इज कॉल्ड 6 इंस्ट्रूमेंट, 6 बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स। इस पे एक फर्स्ट मिशन जो है आप फ्लाई करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एयर स्पीड इंडिकेटर, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी स्पीड कितनी है और हम किस स्पीड के हिसाब से फ्लाइंग कर रहे हैं। ठीक है। देन वी विल शो द आर्टिफिशियल होराइजन, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा होराइजन है कहाँ पे। मीन्स कि हम क्लाइंब कर रहे हैं और डिसेंडिंग स्टेज के ऊपर हैं। दिस इज आवर ऑल्टीमीटर, जो हमें बताएगा कि हम किस हाइट पे फ्लाई करते हैं, विच इज 3000, 5000, जो भी हमें एडवाइज बाय द एडीसी वो हम इंशाल्लाह फ्लाई करेंगे। देन दिस इज अ टर्न कोऑर्डिनेटर, जिसमें जब हम टर्निंग स्टेज पे आते हैं तो हमें पता चले कि हमारा एयरक्राफ्ट कितने डिग्री के टर्न के ऊपर है और कितने डिग्री बैंक के ऊपर है। फिर आते हैं सबसे बड़ा क्वेश्चन जो दुनिया और हमसे पूछते हैं कि पायलट रास्ता कैसे देखते हैं। जैसे आप ग्राउंड पे जीपीएस यूज करते हैं, आपको रास्ते याद रहते हैं। तो एक पायलट जो है वो ऑलवेज डायरेक्शंस के ऊपर फ्लाई करता है, विच इज जो हमें कोऑर्डिनेट पता होते हैं इसके कि हमारी डायरेक्शन कहाँ पे है और हमारी डेस्टिनेशन क्या है। तो फिर उस हिसाब से हम डायरेक्शंस के ऊपर फ्लाई करते हैं। एंड दिस इज आवर वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर, जिससे हमें पता चलता है कि हम कितने फीट पर मिनट के हिसाब से क्लाइंब करेंगे और कितने फीट पर मिनट के हिसाब से डिसेंड करेंगे। तो ये हमारे पास आते हैं कुछ सर्किट ब्रेकर्स, जिसको हम चेक करते हैं इन फ्लाइट के हमारे सारे सर्किट ब्रेकर्स पॉप इन हैं कि नहीं। और दीज आर द बटन्स व्हिच इज यूज्ड फॉर लाइट्स। हम चेक करते हैं कि हमारी कौन सी लाइट को हमने किस टाइम पे ऑपरेशनल करना है। बीकन लाइट होती है हमारे पास, लैंडिंग लाइट होती है, टैक्सीज लाइट होती हैं, नेविगेशन लाइट्स होती हैं। तो वो दिन में भी होती हैं? दिन में भी उनको यूज करना होता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जहाँ जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। देन दिस इज अ मास्टर स्विच, इसको अगर जब हम ऑन करते हैं तो इससे हमारी सारे कॉकपिट के अंदर एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई आना। हाँ, जो वो कहते हैं ऐसे मूवीज में आता है ना, लाइट ऑन हो जाती है पूरी, और जो अक्सर नहीं चल रहा होता मूवीज में ना, एक्शन के सीन में। राइट। ओके। दिस इज कॉल्ड अ फ्यूल मिक्सचर रेशियो। अच्छा, ओके। ये हमारे पास फ्यूल है। ये वो बटन है जो फिल्मों में नहीं दबाने का कहते हैं और लोग दबाते हैं और दबा देते हैं। बिल्कुल सही है। दिस इज अ थ्रॉटल, इससे हम अपनी पावर को एडजस्ट करते हैं। दिस इज अ रेस थ्रॉटल, इससे हम अपने पावर को एडजस्ट करेंगे। तो दीज आर कॉल्ड द कंट्रोल कॉलम्स। अच्छा, मैं इधर होंगी ना? जी, आप राइट साइड पे होंगी और मैं लेफ्ट पे इंशाल्लाह। ओके, परफेक्ट। वाओ। और थोड़ी देर बाद फिर उसके बाद आप मुझे फ्लाई। You have the controls and I have the controls. First I have the controls, then the controls are on you. जी, अच्छा। इंशाल्लाह आप फ्लाई करेंगी और इन्हीं 6 इंस्ट्रूमेंट्स को देखकर आप मुझे बताती जाएंगी कि हम बिल्कुल सही जा रहे हैं या नहीं, और मैं आपको गाइड करता हूँ। ठीक है बॉस, डन हो गया, डन हो गया। After this briefing, we will move to the 360 of the aircraft. हम एयरक्राफ्ट को सर्च करते हैं, 360 डिग्री करते हैं उसका कंप्लीट, कि उसके कंट्रोल्स चेक करें, उसके इंस्ट्रूमेंट्स चेक करें। तो जो चीज़ मैंने आपको यहाँ दिखाई है वही आपको मैं कॉकपिट में दिखाना चाहूँगा। Yes, let's do it.
हाजिर हैं। किस तरीके से माया ने इतना अच्छा जहाज उड़ाया। माया, कैसा एक्सपीरियंस था, कैसा लगा आपको? बहुत अमेजिंग, अनबिलीवेबल, मतलब मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं वाकई में जहाज़ उड़ाने की कोशिश भी कर सकती हूँ। तो मेरा ख्याल है हर इंसान को जो इस वक्त कराची में है या पाकिस्तान में है वो ज़रूर आए, ये एक्सपीरियंस ज़रूर हासिल करें। ये एक बार ज़िंदगी में ज़रूर करना चाहिए। अपने फैमिली में किसी को आप गिफ्ट कर सकते हैं, वरना अपने आप को खुद ज़रूर तो गिफ्ट करें ज़िंदगी में। बिल्कुल, ये तो हो गया इनका एक्सपीरियंस जहाज़ उड़ाने का। हम यहाँ पर एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए।